हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि हमारा द फ्लेमिंगो जो बुक है, फर्स्ट बुक, उसका सिलेबस पूरा हो गया है। 5 चैप्टर्स आपको करवा दिए गए हैं और उनमें से कोई अभी सीबीएसई ने रिसेंटली डिलीट भी नहीं किया है, तो वो फर्स्ट टर्म के हिसाब से सिलेबस उसका पूरा हो चुका है। अब आपकी जो दूसरी बुक है 12th क्लास, उसका नाम है विस्टास। विस्टास होती है नेचुरल सीन्स। कोई भी अच्छा सा जो प्राकृतिक दृश्य होता है उसके लिए हम विस्टास यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली जहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, पेड़ों का झुरमुट सा होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो टाइगर किंग है एंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वो डिलीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर थर्ड लेवल है वैसे, बट मैं आपको शुरू करवाऊंगी सेकंड चैप्टर जो कि द एनिमी से है। द एनिमी, ये जो चैप्टर है ये लिखा है परलेस बक ने। यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट की गई है इस चैप्टर के अंदर, वो है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस टाइम पर चल रहा था, अमेरिका और जापान के बीच में काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ, जैसा आप सबको मालूम भी होगा। और जब कोई देश युद्ध जिनके बीच में शुरू हो जाता है, तो उनके जो सिटीजन्स होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ जर्मनी और जापान और अमेरिका के साथ भी हुआ। तो जो अमेरिका में रहने वाले लोग होते हैं उनको अमेरिकन्स बोलते हैं, जापान में रहने वाले जो लोग हैं उनको जैपनीज कहा जाता है। तो वो भी आपस में एक दूसरे के एनिमी बन गए। एनिमी का मीनिंग क्या होता है? दुश्मन। और एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, स्वोन एनिमी, जिसका मतलब होता है कट्टर दुश्मन, पक्का दुश्मन। अब यहाँ पर कुछ स्टोरी ऐसी है कि एक जैपनीज डॉक्टर रहता था समुद्र के किनारे पर, जिसका नाम डॉक्टर सदाओ है। तो इस युद्ध के दौरान ही एक जैपनीज जो एक अमेरिकन जो सोल्जर है, वो बहता हुआ समुद्र में वहाँ पर आ जाता है उस जैपनीज डॉक्टर के घर के सामने। तो राइटर एक सवाल पूछता है आप लोगों से भी कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए। क्या उसे बीइंग द डॉक्टर अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए और उस प्रिजनर की जान बचानी चाहिए, या अगर वो एक पैट्रियट है, पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त। अगर वो पैट्रियट है तो क्या उसे अपने दुश्मन को सेना के हवाले कर देना चाहिए? पैट्रियट का अपोजिट होता है ट्रेटर। पैट्रियट होता है देशभक्त और ट्रेटर होता है देशद्रोही। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो कैसे कहानी शुरू होती है वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हमारी स्टोरी शुरू होती है, डॉक्टर सदाओ होकी नाम है पूरा डॉक्टर का, और वो जापानीज कोस्ट पर रहता था। बचपन से ही एक ही घर था उनका जहाँ पर वो रहते थे, उसके फादर उसके साथ रहते थे, और वो ओनली सन था अपने फादर का। और उसके पापा जब उसको कई बार ले जाते थे आइलैंड्स पर, तो उसको दिखाते थे कि वो जो आइलैंड्स हैं दूर वहाँ पर नज़र आते हैं, वो जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। तो उसके वो बच्चा था सदाओ, तो पूछा करता अपने पापा से कि इस जो ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं फ्यूचर के लिए, इन पर हम कब पहुँचेंगे, कैसे चढ़कर जाएंगे। तो उसके फादर उसको समझाते थे, बहुत मोरल टीचिंग भी उसको प्रोवाइड करते थे, और उन्होंने एक बात अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाई थी कि हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर। हमारा जो भविष्य है उसको कौन रोक सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारा जो फ्यूचर है सिर्फ और सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। और सदाओ ने अपने पापा की ये जो बात थी, क्योंकि वो एक बहुत ही ओबीडियंट सन था, अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा ली थी, क्योंकि वो अपने पापा की हर बात मानता था। उसके पापा ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा अपना लव और कंसर्न शो करते थे या अपने बच्चे के साथ खेला करते, बट सदाओ को ये पता था कि उसके पापा ने दिन रात एक की थी, बहुत कष्ट उठाए थे अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करने के लिए। और सदाओ को ये भी पता था कि उसके पापा चाहते थे सदाओ के कि वो एक अच्छा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने, और इसीलिए सदाओ को जब वो 22 साल का हुआ अमेरिका भेज दिया गया, ताकि वो डॉक्टरी के बारे में, सर्जरी के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके वहाँ पर सीख कर आए। और 8 साल के बाद सदाओ जापान वापस आता है, जब वो 30 साल का हो चुका था। और उसके पापा ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को एक फेमस सर्जन के रूप में देख लिया था। और दूसरा, सदाओ सिर्फ एक सर्जन के रूप में ही फेमस नहीं हुआ, बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस हो गया था, क्योंकि उसने एक ऐसी डिस्कवरी की थी कि जो वाउंड होते, जो घाव होते हैं, उनके निशान जैसे स्कार्स रह जाते हैं, उनको वो ठीक कर सकती थी। एक ऐसी उसने कोई दवाई की खोज की थी।
अब सदाओ हालांकि इतना फेमस सर्जन था, डॉक्टर था, युद्ध चल रहा था, तो जब वॉर होता है तो क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी ट्रूप्स के साथ, ट्रूप्स क्या होता है, सेना की जो टुकड़ियां होती है उनके साथ भेज दिया जाता है युद्ध में ही। पर सदाओ को नहीं भेजा गया, तो उसका रीज़न क्या था कि जो जापान का जो सबसे बड़ा जनरल था वो काफ़ी बुज़ुर्ग था, और उसका जो ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर सदाओ कर रहा था। और जनरल की कंडीशन ऐसी थी कि उसको कभी भी सदाओ की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसीलिए सदाओ को सेना के साथ नहीं भेजा गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई वाज नॉट सदाओ सेंट विद द ट्रूप्स। अब आते हैं सदाओ की कैसी लाइफ थी, किस तरह का उसका लिविंग स्टैंडर्ड था। कि शादी हो गई थी सदाओ की, और जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम हाना था, और उनके 2 बच्चे भी थे। तो शाम का वक्त था, दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर खड़े हुए हैं, और उन्होंने देखा कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो शाम के वक्त समुद्र के किनारे पर बीच पर भाप भाप सी बन गई थी, तो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर खड़े देख रहे थे। दोनों की शादी को हालांकि काफ़ी टाइम हो गया था, पर अभी भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन था, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब वो दोनों वहाँ खड़े हुए थे, तो तभी उन्होंने देखा कि उस धुंध में से, उस मिस्ट में से कुछ उन्हें नज़र आया। तो नज़र आया तो क्लियर नहीं था कि वो कौन था। फिर दोनों वहाँ से जल्दी से दौड़कर जाते हैं आगे देखने के लिए कि क्या था वो। तो उन्हें थोड़ा सा आगे जाकर दिखाई दिया कि कोई पर्सन था, वो कोई इंसान था, और वो लड़खड़ा कर जैसे कुछ देर चढ़ा और फिर वो वहाँ पर बीच के ऊपर गिर गया। तो उसके बाद फिर से मिस्ट ने उसको कवर कर लिया, तो उसको देखकर हाना बड़ी परेशान हो गई कि कौन है इस वक्त, क्या बात है, क्या कंडीशन है उसकी। तो दोनों बिल्कुल दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो क्या देखते हैं, सदाओ ने देखा कि एक पर्सन था जो कि गिरा हुआ था, औंधे मुंह गिरा हुआ था। तो सदाओ को लगा कि शायद कोई मछुआरा होगा, जैसे तूफान वगैरह आते रहते थे समुद्र में, तो कोई बहकर आ गया होगा अपनी बोट वगैरह से। तो दोनों उसको वो सीधा करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो आदमी औंधा लेटा हुआ था, और काफ़ी सारा ब्लड वहाँ पर, जो बीच की जो सैंड पड़ी हुई थी उसके ऊपर काफ़ी ब्लड स्टेन्ड हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा वुंडेड में था। तो सदाव ने कहा कि शायद ये तो बहुत ज़्यादा घायल है। जल्दी से वो उस आदमी के पास गया जो बिल्कुल मोशनलेस उस वक्त पड़ा हुआ था, पूरा चेहरा उसका मिट्टी में सना हुआ था, अंधेरा भी थोड़ा हो चुका था, और एक पुरानी सी टोपी उसके सर के साथ चिपकी हुई थी जो पानी से पूरा भीग गई थी। फटे हुए उसके कपड़े पड़े हुए थे। सदाव रुक गया वहीं पर, और हाना भी उसके साथ ही थी वहाँ पर। दोनों ने उसका सर घुमाकर देखा, और जैसे ही उन्होंने चेहरा देखा तो हाना ने विस्परिंग करते हुए कहा कि शायद ये तो एक वाइट मैन है। वाइट मैन अमेरिकन को बोला जाता था। हाँ, तो सचमुच ही वो वाइट मैन ही था, और जो टोपी उसने पहनी हुई थी जैसे ही उसे सीधा किया गया तो वो गिर गई उसके सर के ऊपर से, और उसके सुनहरे बाल नज़र आने लगे। काफ़ी लंबे लंबे बाल थे उसके, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत वक्त से उसने कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी, और काफ़ी यंग था वो, उम्र में लड़का सा ही था। और उसके चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी थी वो भी गोल्डन कलर की, येलो कलर की थी। वो बेहोश था, और उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या किया जा रहा था। अब सदाओ को ध्यान आया कि उसने जैसे ब्लड स्टेन देखा था, तो उसे याद आया कि ये तो काफ़ी शायद वुंडेड कंडीशन में है, और उसने अपने एक्सपर्ट हाथों से उस घाव को, उस वुंड को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टच किया उसके बॉडी को, तो काफ़ी ताज़ा खून सदाओ के हाथों में लग गया, और उसने क्या नोटिस किया कि जो उसकी लोअर बैक के राइट साइड में सदाओ ने देखा कि एक बंदूक की गोली का घाव बना हुआ था, और वो शायद घाव फिर से खुल गया था, कभी पहले लगी होगी और अब वो जैसे चोट वगैरह लगने की वजह से वो दोबारा से खुल गया था। और उसके आसपास का जो फ्लैश था, जो मांस था, वो बिल्कुल काला पड़ गया था। जो गोली होती है, बुलेट जो होती है, वो उसके जो सल्फ़र वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है। और ऐसा लग रहा था जैसे अभी ताज़ा नहीं, कुछ दिन पहले उस आदमी को गोली मारी गई थी, और शायद उसको टेंड नहीं किया गया, शायद उसकी केयर नहीं की गई, और बाई चांस ऐसा हुआ कि वहीं पर ही जब वो गिरा समुद्र में, तो जो समुद्र की चट्टानें थी उस घाव से उसके टकरा गई, और वो जो वुंड था उसका वो रीओपन हो गया। तो हाना ने उसको देखकर कहा कि ओहो, इसका तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और
पूरी जो धुंध थी उसने उनके दोनों के बॉडी को कवर कर रखा था, और इस वक्त बीच के ऊपर कोई नहीं था उन तीनों के अलावा। तो सदाओं ने कहा कि अब क्या करें इस आदमी का। और वो बात करता जा रहा था, पर उसके जो हाथ थे वो जो उसको काम करना चाहिए था वो कर रहे थे। उसने क्या किया, वहाँ पर जो काई फैली हुई थी उसने उसका एक पैक सा बनाया सीमोस का, और उसके जो वुंड था, जो घाव था उसके ऊपर उसको रख दिया उस पैक को। तो जैसे ही घाव के ऊपर उसने वो पैक रखा, तो एक बार तो वो आदमी थोड़ा कराहा, मॉर्निंग किया उसने, काफ़ी बेहोशी में था वो, पर वो बिल्कुल उठा नहीं। तो अब दोनों सोचने लगे कि अब इसका क्या किया जाए। तो सदाओं ने अपने आप से कहा कि अच्छा तो यही रहेगा, क्योंकि वो उनका दुश्मन था, कि जैसे समुद्र से वो आया तो समुद्र में ही वापस इसको फेंक देते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही उसने वुंड के ऊपर वो सीमोस रखा तो ब्लीडिंग रुक गई थी, और सदाओं ने अपने हाथों से धूल वगैरह हटाकर वो खड़ा हो गया। तो हाना ने कहा हाँ ये भी ठीक ही रहेगा कि इसको समुद्र में वापस ही डाल देते हैं। तो फिर दोनों काफ़ी सोच विचार करते हैं कि अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर दे देंगे तो पुलिस शायद हमें अरेस्ट कर लेगी, और अगर हम इसको सेना के हवाले करते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में हम आर्मी को इस हैंड ओवर करते हैं, तो वो जाते ही वैसे ही इसको मार देंगे। तो सबसे अच्छा इसके लिए क्या होगा कि इसको इसके भाग्य के हवाले छोड़ दिया जाए, इसको समुद्र में ही डाल दिया जाए, अगर बचना होगा तो बच जाएगा, मरना होगा तो मर जाएगा। दोनों सोचते रहे, पर दोनों में से किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो उसको उठाकर समुद्र में वापस फेंक दे। वो बड़ी नफरत के साथ उस इनर्ट फिगर को देख रहे थे। नफरत से क्यों देख रहे थे, कि इसे हमारे घर के पास ही आना था, क्योंकि वो दुश्मन था, दैट इज़ वाई देवर सीइंग हिम विद रिपल्शन। तो हाना ने कहा आखिर है ये कौन। तो सदाओं ने उसकी ओर देखकर कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये अमेरिकन है, और उसकी जो टोपी थी उसको उसने उठाकर देखा, जो कि अब काफ़ी फट भी गई थी, और वहाँ पर फेंट लेटर्स में लिखा हुआ था ए सेलर फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप। तो समझ आ गया कि वो कोई सैनिक था, और अमेरिकी युद्धपोत जो था, लड़ाकू जहाज़ था, उसके ऊपर वो काम कर रहा था, और शायद उसको पीठ में गोली लगी थी, वो भाग रहा था वहाँ से, और इस तरह से वो घायल होकर समुद्र में गिर गया था। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हेजिटेट करते हैं। तब हाना ने कहा दृढ़ निश्चय के साथ कि शायद तुम तो ऐसा नहीं कर पाओगे इसको समुद्र में डालने के लिए, पर चलो मैं करूं ऐसा। तो हाना ने कहा नहीं, सदाव ने कहा ना मैं कर सकता हूँ ना तुम कर सकती हो, अगर अकेले तुम कर सकते हो तो देख लो। तो दोनों के माइंड में ना बड़ा ही एक डायलेमा चल रहा था, एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि आफ्टर ऑल वो करें क्या। समुद्र में उसको फेंकना चाह रहे थे, पर उनकी जो ह्यूमैनिटी थी वो उन्हें रोक रही थी, और वो उसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका पेट्रियोटिज्म उन्हें रोक रहा था। तो बहुत ही एक कन्फ्यूज कंडीशन थी दोनों के सामने, और काफ़ी देर दोनों वहाँ पर खड़े रहे। तो उसके बाद दोनों ने आखिर ये डिसाइड किया कि हम इसको ठीक है अभी घर में फ़िलहाल उठा कर ले चलते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और जैसे ये थोड़ा सा ठीक कंडीशन में होगा तो हम इसको सेना के हवाले कर देंगे। हम पुलिस को बता देंगे, और वो जो करेंगे इसके साथ कर लेंगे। तो इसके बाद दोनों एग्री हो गए इस बात पर, और उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया। बहुत ही लाइट था वो, बिल्कुल एक ऐसे पक्षी की तरह से जैसे जिसको बहुत दिन भूखा रखा गया हो, हंगरी रखा गया हो, और वो बिल्कुल स्केल्टन में रिड्यूस हो गया हो। रिड्यूस टू स्केल्टन क्या होता है, सूख कर कांटा होना। तो पीछे के दरवाजे से वो उसको ले गए, और एक एम्प्टी बेडरूम था जो सदाओं के फादर का बेडरूम हुआ करता, और उनके मरने के बाद अब सदाओं के फादर इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके जाने के बाद वो बेडरूम बंद ही पड़ा रहता था। तो उस आदमी को उन्होंने ले जाकर वहाँ पर चटाई बिछी हुई थी फर्श पर, उसके ऊपर लिटा दिया, क्योंकि उस कमरे में हर चीज़ बिल्कुल जैपनीज स्टाइल में थी। क्योंकि उनके जो फादर थे सदाओं के, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के थे, और वो बिल्कुल एक कट्टर जैपनीज जैसे रहते हैं वैसे ही उनका रहने सहने का ढंग था। और उनका एक रूल भी होता है जैपनीज का, पुराने वालों का रूल हुआ करता कि अपने घर में कभी भी वो चेयर पर नहीं बैठते थे, ना ही किसी के बिस्तर में सोते थे, ज़मीन का ही वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे। तो हाना ने वहाँ पर अलमारी खोली, जो दीवार में अलमारी बनी हुई थी, और एक दरवाज़ा खिसका कर उसमें से एक सॉफ्ट सी क्विल्ट निकाली। क्विल्ट क्या होता है, रज़ाई निकाली, और वाइट कलर की थी वो रज़ाई। तो हाना उसको निकालते हुए थोड़ा हेजिटेट कर रही थी,
क्यों हेजिटेट कर रही थी कि जो आदमी था, जो अमेरिकन प्रिजनर था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो सदाओ को हाना ने कहा कि ऐसा करते, पहले इसको ना वॉश कर लेते, क्लीन कर लेते हैं, और तुम एक काम करो, गर्म पानी ले आओ और मैं इसको क्लीन कर दूंगा। तो हाना ने कहा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम इसको टच करो, हम नौकरों को बता देते हैं जो भी घर में कि हम ऐसे ऐसे इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं जो यूमी मेड सर्वेंट है उसको बता देती हूँ, और जो बाकी नौकर हैं उनको तुम। तो हाना वहाँ से चली जाती है और वो यूमी को बताती है सारी बात। अभी आज बस इतना ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इसकी अभी 2-3 वीडियोस आपको और भेजी जाएंगी। तो अभी जितना बताया गया स्टार्टिंग का, इसको आप समझिएगा, और वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बार बार आपसे हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है कि सभी बच्चे 12th क्लास के जिस भी स्ट्रीम के हैं वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिएगा, तभी इनका कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेस्टेड। थैंक यू वेरी मच।